बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज हम अपना लेक्चर नंबर 26 स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे द प्रॉब्लम्स इन ऑर्थोनॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्स एंड सिमिलरली इन द डायरेक्ट सम्स के डायरेक्ट सम्स के अंदर और ऑर्थोनॉर्मल में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और किस तरह से रिजल्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन करते हैं। तो आज हमारे जो कोर्स की आउटलाइन है इसमें हम देखेंगे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स इन अ हिल्बर्ट स्पेस, फर्दर कन्वेक्स स्पेसेस के रिजल्ट्स को भी हम एनालाइज करेंगे और फिर हम मिनिमाइजिंग वेक्टर्स एंड डायरेक्ट सम्स देखेंगे कि इसमें हम किस तरह से वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम के तवसत से, एंड फाइनली वी सॉल्व द फ्यू अदर प्रॉब्लम्स। तो जिस तरह हमने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को एनालाइज किया था, हमने इसमें देखा था कि इन अ मीट्रिक स्पेस एक्स द डिस्टेंस डेल्टा हमने डिफाइन किया था कि डेल्टा आपके पास क्या होता है कि आपको मिनिमम लेंथ बिटवीन अ पॉइंट कंटेन्ड इन अ सेट। फॉर इंस्टेंस कि आपके पास हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं कि आपके पास जो डेल्टा है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन सम सेट, कि आपके पास यहाँ पे कोई नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, सपोज दैट इट्स एक्स और इसके अंदर एक सेट एम मौजूद है, ये x है और इसके अंदर m। तो x के अंदर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट का आप मिनिमम डिस्टेंस कहते हैं यहाँ तक कितना है, तो दैट इज डिनोटेड बाय सम डेल्टा। तो x पॉइंट का इस पॉइंट का इस सेट के साथ डिस्टेंस हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, विच इज द इन्फिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑल दोज पॉइंट कंटेन्ड इन m। तो आप m की तमाम वैल्यूज को इंटरचेंज करते हुए देखते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है इन्फिमम वैल्यू है, कौन सी आपको मिनिमम डिस्टेंस देती है, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। और यही अगर हम कहते हैं कि अगर x हमारे पास नॉर्म स्पेस है तो ये जो डिस्टेंस है हम इसको नॉर्म के सेंस में जो है इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि डेल्टा इज द इन्फिमम ऑफ ऑल दोज y टिल्डा कंटेन्ड इन m सच दैट द नॉर्म वैल्यू ऑफ x माइनस y टिल्डा। इससे हम इसको कैलकुलेट करते थे। और फिर हम कहते हैं कि अगर सपोज हमें वो इफ देयर एग्जिस्ट सम y, अगर हमें कोई y मिल जाए कि जो हमें मिनिमम लेंथ प्रोवाइड करता है इसके तक, तो हम फिर कहते हैं डेल्टा इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ और मॉड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। x माइनस वाई की जो है वो आप इसका नाम लेते हैं तो आपको वो डेल्टा लेंथ मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ आपको प्रोवाइड करता है वो एक सिंगल y की वैल्यू है। ये y आपके पास यूनिक भी हो सकता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि व्हेन देयर एग्जिस्ट सम y, व्हेन देयर डजंट एग्जिस्ट एनी y, और फिर हम ये भी देख चुके हैं व्हेन एवर देयर आर इनफाइनाइटली मेनी y's एग्जिस्ट, कि आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो आपको बहुत सारे y's के लिए अवेलेबल मिल रहे हैं कि जो जिनकी लेंथ x से सेम डेल्टा ही है। तो हम ऑलरेडी इन चीज़ों को देख चुके हैं। और फर्दर फिर हमने लाइन सेगमेंट को एनालाइज किया था कि लाइन सेगमेंट क्या होती है, कि आपके पास दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए आप जो लाइन इस्तेमाल करते हैं, फॉर इंस्टेंस के हेयर यू हैव सम पॉइंट x और यहाँ से लेकर y, तो जो सेगमेंट होती है ये तमाम ऐसे पॉइंट जो अल्फा x प्लस 1 माइनस अल्फा y से मैयर होते हैं। तो ये पूरा का पूरा लाइन जो आपके पास सेगमेंट होती है ये पूरा सेट होती है जो ये तमाम पॉइंट्स को कंटेन करे, जिसमें अल्फा बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल 0 to 1। ये आपके पास रियल नंबर्स कंटेन्ड इन द 0-1 क्लोज इंटरवल के लिए होती है। हम ऑलरेडी इसको भी एनालाइज कर चुके हैं। और फर्दर फिर हमने कन्वेक्स सेट देखा था कि कोई भी सेट कन्वेक्स कब होता है कि आप अगर उसके कोई से दो पॉइंट आप उसमें से लें तो उनके दरमियान जो भी सेगमेंट होती है वो उसी ही सेट के अंदर कंटेन करे। तो ये हम इसके लिए कन्वेक्स सेट्स को भी प्रूव कर चुके हैं। अब हमने फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट एनालाइज किया था कि व्हेन मिनिमाइजिंग वेक्टर्स एग्जिस्ट, कब आपको एक यूनिक मिनिमाइजिंग वेक्टर की एग्जिस्टेंस मिलती है, कि कब वो y एग्जिस्ट करता है आपके पास। इफ देयर एग्जिस्ट सम y सच दैट कि आप कहते हैं कि वो जो डेल्टा है दैट इज इक्वल टू द x माइनस वाई, कि उस तमाम सेट में ये आपके पास सेट m है, यहाँ पे पॉइंट x है, इस x के लिए एक आपके पास यूनिक y जरूर एग्जिस्ट करता है सच दैट कि यू विल अटेन इट्स दैट कि इन दोनों का जो नॉर्म लेंथ है वो डेल्टा के इक्वल है, कि आप इन दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द डेल्टा। डेल्टा जो है आपको मिनिमम लेंथ प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये देखा था कि लेट एक्स बी इनर प्रोडक्ट स्पेस, आपके पास ये जो पूरी स्पेस है ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस हो। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स है आपके पास, और एम इसका जो है ना इसका सबसेट है दैट इज कन्वेक्स सबसेट ऑफ विच इज कंप्लीट। ये कन्वेक्स सेट है जो कि कंप्लीट भी है, कि इसके अंदर हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करता है इन द सेंस ऑफ मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय दिस या इन द सेंस ऑफ नॉर्म स्पेस। देन फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू द एक्स, आप कोई भी एलिमेंट यहाँ से पिक करें, यहाँ से एक्स के अंदर से कोई भी एलिमेंट पिक करें, तो आपको उस एलिमेंट के लिए एक यूनिक y जरूर यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि आप इसके साथ इसकी लेंथ फाइंड करेंगे दैट इज इक्वल टू दी डेल्टा,
आपको हर एलिमेंट का यूनिक मिनिमाइजिंग वेक्टर जरूर मिलेगा। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जिसमें हमने कंप्लीटनेस को देखा, कंप्लीटनेस के हवाले से कि हर एलिमेंट के लिए, और अगर सपोज m, अगर आपका एलिमेंट वो जो है वो है ही x जो है वो m के अंदर मौजूद है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, वो इटसेल्फ होगा, और डेल्टा की वैल्यू इस केस में आपके पास 0 होगी, क्योंकि आप x के अंदर जो पॉइंट होता है वो हो सकता है m के अंदर हो या m के अंदर ना हो। अगर m के अंदर नहीं है तो फिर तो डेल्टा आपके पास पॉजिटिव होगा, और अगर m के अंदर ही वो पॉइंट है तो फिर डेल्टा की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि फिर उस केस में आपका y से y तक की डिस्टेंस x और y बोथ आर द सेम, क्योंकि इनमें हम जब लेते हैं तो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम देखते हैं वो कौन सी है, तो वो आपको सेम वही लेंथ दोबारा से मिल जाती है। इसी तरह से फिर हमने इसके बाद ऑर्थोगोनैलिटी को भी एनालाइज किया था कि ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं आपके पास के इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर m अगर कंप्लीट सब स्पेस है और x आप फिक्स कर लें तो आपके पास एक वेक्टर जरूर x माइनस वाई आपको मिलेगा जो ऑर्थोगोनल टू y होगा, कि x माइनस वाई जो है वो इस पूरे सेट y के ऑर्थोगोनल है, वेयर y आपके पास एक सेट है, m एक कंप्लीट सब स्पेस ऑफ y है, तो कंप्लीट सब स्पेस ऑफ y। तो इसके लिए ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था इस ऑर्थोगोनैलिटी से रिलेटेड। और फिर हमने डायरेक्ट सम को एनालिसिस किया। अब ये हम इसलिए चीजें रिवाइज कर रहे हैं कि व्हेनेवर वी अप्लाई द प्रॉब्लम तो थ्योरम की स्टेटमेंट्स और ये चीजें हमारे जहन में होने चाहिए ताकि हम इनको यूटिलाइज कर सकें। डायरेक्ट सम में हमारे पास क्या होता है, लेट x बी अ वेक्टर स्पेस, आपके पास एक वेक्टर स्पेस x है, सेड टू बी द डायरेक्ट सम ऑफ द टू सब स्पेसेस x y प्लस z, के आपके पास x एक कोई भी वेक्टर स्पेस है x, तो आप कहते हैं आप इसको स्प्लिट कर लेते हैं दो हिस्सों में कि इसकी जो वैल्यू है कोई भी आप कहते हैं कि x इक्वल टू द डायरेक्ट सम ऑफ y एंड z। ये कब उसका इन दोनों का डायरेक्ट सम होता है कि इफ दे फॉर एवरी x बिलोंग टू द x के हर एलिमेंट के लिए आपको एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिले सच दैट कि x इक्वल टू दी y प्लस z। फॉर इंस्टेंस जिस तरह हमने एग्जांपल देखी थी कि आपके पास अगर आप r स्क्वायर को लेते हैं तो r स्क्वायर के लिए आपको दो रिप्रेजेंटेशंस मिल जाती हैं, एक वो तमाम एलिमेंट्स जिस तरह मैं यहाँ पे कह देता हूँ r, इसके लिए ना r स्टार प्लस r डबल स्टार, ये दो सेट बना लेते हैं। r स्टार में आप सपोज करें कि वो तमाम इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं जो आपके पास x, 0 हैं, यानी कि जिसका y कोऑर्डिनेट जो है वो सिर्फ 0 है, फिक्स्ड नंबर है। और आपके पास यहाँ पे हम कह देते हैं फॉर ऑल x बिलोंग टू द रियल नंबर। और इसी तरह हम r डबल स्टार को कंसिडर करें तो हम कहते हैं r डबल स्टार इज अ सेट कंटेनिंग ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ 0, y वेयर y बिलोंग्स टू द r। तो अब आप देखें कि आप x में से कोई भी r स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, एवरी एलिमेंट बिलोंग टू द r स्क्वायर, कोई आर्बिट्रेरी नहीं, तो आपका हर एलिमेंट जो है ना x जो होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, x, y की फॉर्म में होगा। यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि इसको बाहर डाल देता हूँ कि r स्क्वायर एलिमेंट बार की फॉर्म में है, तो आपके पास यहाँ का जो एलिमेंट आएगा इसकी एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगी, वो कौन सी, x, 0 प्लस 0, y, जो कि इन दोनों एलिमेंट्स r स्टार और r डबल स्टार के कॉम्बिनेशन से होगी। और व्हेनेवर यू कन्वर्ज आप इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास x जो है वो किसका एलिमेंट आ जाएगा, r स्क्वायर का एलिमेंट आ जाएगा। तो आपको ये एलिमेंट में एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। और ये रिजल्ट जो है ना हिल्बर्ट स्पेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका रिजल्ट अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यानी कि जो स्विच करते हैं, एक आपके पास r होता है और एक r स्टार और r डबल स्टार, ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होते हैं कि इनके एलिमेंट्स के आपस में अगर आप इनर प्रोडक्ट लें दैट विल ऑलवेज बी द 0। तो हम ये एनालाइज करने के लिए हमने एक नया सेट ऑर्थोगोनल सेट डिफाइन किया था, जो हमने प्रूव किया था कि ये सेट क्लोज भी है, ये एक आपके पास सब स्पेस भी है बेसिकली। तो इस ऑर्थोगोनल सेट में तमाम हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट आते हैं, यानी कि कंडीशन कुछ इस तरह की है कि आपके पास एक हिल्बर्ट स्पेस H है, इसके अंदर आपके पास कोई सेट Y मौजूद है, Y, तो हम कहते हैं कि Y ऑर्थोगोनल में वो तमाम H के एलिमेंट आते हैं जिनका Y के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो आपके पास आंसर 0 आए। यानी कि इसमें आपको पता है ये नॉन जीरो होती है, क्योंकि जीरो वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर मौजूद होता है हमेशा, जीरो ऑलवेज बिलोंग टू द y ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट y, बिकॉज कि जीरो का आप जब भी किसी भी वेक्टर के साथ किसी भी सेट के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास आंसर 0 आता है। तो ये आपके पास 0 एटलीस्ट, इस वजह से ये y ऑर्थोगोनल सेट होता है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट सेट, इट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, क्योंकि इसका एक एलिमेंट 0 हमेशा एग्जिस्ट करता है, जो कि हर एलिमेंट जो सेट के हर एलिमेंट के साथ आप इसका
इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आएगा। अब हम इसके बाद हमने डायरेक्ट सम को एनालाइज किया। व्हाट इज द डायरेक्ट सम? डायरेक्ट सम में हम कहते हैं कि सपोज कि H हमारे पास एक हिल्बर्ट स्पेस है और Y इसकी एक क्लोज सब स्पेस है। Y अगर क्लोज सब स्पेस है तो हम हर क्लोज सब स्पेस Y के अगेंस्ट एक Y ऑर्थोगोनल सेट फाइंड कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट ऑर्थोगोनल Y सेट व्हिच इज आल्सो कंटेन्ड इन H। ये दोनों आपके पास H में कंटेन होते हैं। दिस इज कंटेन्ड इन H फॉर एवरी, इसकी आप कोई भी क्लोज सब स्पेस लें उसके लिए एक Y ऑर्थोगोनल सेट जरूर आपको मिलेगा, ऑर्थोनॉर्मल इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जरूर मिलेगा, सच दैट कि आपके पास इस तरह से मिलेगा कि H जो होगा वो इक्वल आ जाएगा आपके पास Y डायरेक्ट सम विद Y ऑर्थोगोनल। यानी कि जिस तरह मैंने अभी आपको R स्क्वायर के बताया कि R स्क्वायर का आप कोई भी एलिमेंट लें X, Y, उसके लिए आपको एक यानी कि Y में अगर तमाम एलिमेंट इस तरह के मौजूद हैं 0, Y, तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग एक इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का सेट मिल जाएगा जो X, 0 की फॉर्म में होगा, यानी कि जो आपको यूनिक रिप्रेजेंटेशन भी देगा और आप इन दोनों का सम करेंगे तो ये आपके पास एलिमेंट आ जाएगा। तो आपके पास देन दिस इज द डायरेक्ट सम विच इज इन अ हिल्बर्ट स्पेस, कि आपको हर Y के करस्पॉन्डिंग एक Y ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट सेट मिल जाएगा कि आप उन दोनों का डायरेक्ट सम लें तो आपके पास H स्पेस जो है वो ऑब्टेन हो जाती है। अब इसके बाद हमने कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी देखे थे कि ये आपके पास जो ऑर्थोगोनल सेट्स है ये क्लोज है, जिस तरह के अभी हम एनालाइज कर चुके हैं। अब हम इससे मुतालिक कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। फॉर इंस्टेंस के हेयर सपोज दैट कि H आपके पास एक हिल्बर्ट स्पेस है। अगर हम यहाँ पे एक H को एक हिल्बर्ट स्पेस तस्वर करें, थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिकली इसको देखते हैं। H आपके पास एक हिल्बर्ट स्पेस है और Y इज कन्वेक्स सबसेट, Y आपके M इज अ कन्वेक्स सबसेट ऑफ दिस। कन्वेक्स का क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी सेगमेंट अगर आप इसके अंदर ले लें तो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान आप सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इसके अंदर ही मौजूद होगी। ये हमारे पास एक कन्वेक्स सबसेट है H का। XN आपके पास एक सीक्वेंस इन M है, यहाँ पे आपके पास कोई XN सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है सच दैट कि XN नॉर्म विल कन्वर्जेस टू सम D, कि आप XN का नॉर्म लेते हैं, इसके वेक्टर्स सीक्वेंस की जो लेंथ लेते हैं वो कन्वर्ज करती है टू द इन्फिमम ऑफ X बिलोंग टू द M, इसके इन्फिमम को कन्वर्ज करती है। इन्फिमम से क्या मतलब होता है आपके पास कि इसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दैट, कि वो जो लेंथ है सबसे, यानी कि वो जो सपोज अगर ओरिजिन के आप ले रहे हैं या दो वेक्टर इसकी ओरिजिन के साथ अगर आप लेंथ लेंगे तो वो बिल्कुल क्लोजेस्ट आएगी। तो आप इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है आपके पास सीक्वेंस, यानी कि अगर हम यहाँ पे कंडीशन लिखें कि आपके पास XN एक सीक्वेंस है सेट M के अंदर और M जो है वो आपके पास स्पेस है H के अंदर। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस में हमें पता है बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो ये आपके पास एक सीक्वेंस M के अंदर है इस तरह से कि XN का अगर आप नॉर्म लेते हैं तो वो किसी पॉइंट D को कन्वर्ज करता है, किसी नंबर D को कन्वर्ज करता है। देन नीड टू शो दैट XN कन्वर्जेस इन H। आपका ये सीक्वेंस जो है ना XN, ये आप ये शो करें कि ये इट इज आल्सो कन्वर्जेंट टू सम पॉइंट X। ये जो X पॉइंट है, ये जिस पॉइंट इसका नाम जो है वो D को लेंथ को कन्वर्ज कर रहा है, तो ये जिस X पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है दैट इज आल्सो इन H, कि आपका ये सीक्वेंस जो है वो H के अंदर ही कन्वर्ज करता है। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर हम इसमें ये शो कर दें कि आपका ये सीक्वेंस कॉशी है, अगर आपका XN सीक्वेंस को हम कॉशी प्रूव करते हैं तो हमें पता है हिल्बर्ट स्पेस क्या होती है, कंप्लीट स्पेस होती है। तो कंप्लीट स्पेस के अंदर आपके पास अगर देखें XN आपका सीक्वेंस आपके पास M में है तो दिस सीक्वेंस इज आल्सो इन H, क्योंकि ये H के अंदर भी सीक्वेंस है और H क्या है आपके पास हिल्बर्ट स्पेस है, तो हिल्बर्ट स्पेस कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है। तो यहाँ पर हर कॉशी सीक्वेंस स्पेस के अंदर ही कन्वर्ज करता है। सो नीड टू शो दैट ओनली के XN इज अ कॉशी सीक्वेंस। अगर हम XN को कॉशी सीक्वेंस प्रूव करें तो हमारे पास कॉशी सीक्वेंस के लिए हम क्या लेते हैं XN माइनस XM। अगर हम ये ले लें नॉर्म स्क्वायर तो हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पैरेललोग्राम लॉ है। पैरेललोग्राम लॉ के तहत हम इसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ XM नॉर्म स्क्वायर प्लस XN नॉर्म स्क्वायर, ये माइनस आपके पास आ जाता है XM प्लस XN नॉर्म स्क्वायर। यानी कि
देखिए अगर हम पैरेललोग्राम ला यहाँ पे लिखें, स्टेट करें, तो हमारे पास क्या होता है, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस द नॉर्म ऑफ y स्क्वायर। ये हमारे पास पैरेललोग्राम ला, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने इसको यूज किया तो हमने इसका एक पोर्शन जो है वो यहाँ पे सर स्विच कर दिया, क्योंकि हम इसको कॉची सीक्वेंस प्रूव करने जा रहे हैं। हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि हमारा ये सीक्वेंस जो है xn ये किसी d पॉइंट को कन्वर्ज करता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखें ये दो टर्म्स तो हमारे पास सेम ही रहेंगी। ऑन द अदर हैंड वन कैन राइट ओवर हियर कि दैट इज लेस देन इक्वल टू द 2 टाइम्स दिस इज द सेम एक्स एम नॉर्म स्क्वायर प्लस एक्स एन नॉर्म स्क्वायर, ये 2 टाइम्स हमारे पास ये आ गया, माइनस अब यहाँ पर आप देखें कि इसकी कन्वर्जेंस की अगर हम प्रॉपर्टी यूज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ऑलवेज द -4 टाइम्स द डी स्क्वायर। ये आपके पास 4 टाइम डी स्क्वायर से लेस होगा। उसकी वजह क्या है कि आपके पास देखें, हम यहाँ पर अगर इसकी कंडीशन के तहत इनर प्रोडक्ट स्पेस में इसको कन्वर्ट करें और उस पर इनर प्रोडक्ट की जो फॉर्म आती है उस पर हम अगर कॉची-श्रीवाल्ज इनइक्वालिटी लगाएं तो दैट विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस वन। तो वो हमारे पास इसके एलिमेंट ना हमेशा लेस देन दिस हो जाएंगे। यानी कि अगर आप इसे ये कह सकते हैं कि 4 टाइम्स आपके पास ना 2 टाइम भी आप इसको स्विच करके लिख सकते हैं, या हर एलिमेंट को। बेसिकली हियर इज नथिंग बट ओनली द कॉची-श्रीवाल्ज इनइक्वालिटी जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसके मॉड वैल्यू के ऊपर। तो आपके पास 4 टाइम्स इसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप इसकी कन्वर्जेंस देखें, विच विल कन्वर्जेंस टू द 2 टाइम्स, ये आपके पास किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, डी को। तो हेयर वी अटेन द डी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा एक्स एन भी डी स्क्वायर को कन्वर्ज करेगा, और माइनस द 4 टाइम्स डी स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। एज कब कन्वर्ज करता है, जब एन कॉमा एम बोथ आर कन्वर्जेस टू इंफिनिटी। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है, देखें ये भी आपके पास 4 - 4 दैट इज द 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नॉर्म जो है, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम, इन दोनों की जो लेंथ है, एक को हम कह देते हैं, एक को एन कह देते हैं, नॉर्म स्क्वायर दैट इज गोज टू द 0 एज एम एन टेंड्स टू इंफिनिटी। उसकी इंपॉर्टेंट वजह यही है आपके पास कि यहाँ पर नॉर्म वैल्यू जो होती है वो 0 से कम हो नहीं सकती। तो अगर 0 को कन्वर्ज करती है दैट इसका मतलब ये है कि ये वाली टर्म ही नॉर्म वैल्यू 0 को कन्वर्ज कर रही है। तो इससे आपके पास क्या, इसके से ये आप ऑब्टेन करते हैं कि आपका वो जो सीक्वेंस है एक्स एन इज अ, आप यहाँ पे इसके रूट डालें तो वो भी 0 को कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब है एक्स एन इज ए कॉशी सीक्वेंस इन एच। लेकिन एच स्पेस आपके पास क्या है, सिंस H is complete, H आपके पास complete है, तो therefore xn converges to some x which is belong to the H। के कंप्लीट स्पेस की खूबी होती है कि हर कॉची सीक्वेंस उसके अंदर ही कन्वर्ज करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका वो जो सीक्वेंस xn है वो उसी पॉइंट H को कन्वर्ज कर रहा है, उसी पॉइंट x को कन्वर्ज कर रहा है जो H के अंदर मौजूद है। तो इस तरह हम इस रिजल्ट्स को फॉलो कर लेते हैं। Also give an isolate examples in r square and r cube। r cube और r square में भी आप इस तरह की एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करके बताएं कि जो आपके सीक्वेंस जो है वो इन्हीं पॉइंट्स को कन्वर्ज करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें कि हम xn और इसके अंदर r square के अंदर 2 सीक्वेंस ले लेते हैं, यानी कि 1 over n एंड 2 over n, ये आपके पास एक सीक्वेंस है r square के अंदर। xn इज अ सीक्वेंस इन r square। अब ये आपके पास इस तरह का सीक्वेंस है कि अगर आप इसकी लेंथ देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि ये किसी पॉइंट इन्फिमम ऑफ एक्स एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि डी के अंदर आप जितने पॉइंट्स भी हैं उनकी इन्फिमम वैल्यू को। तो आपके पास अगर आप इसका नॉर्म लेते हैं आर स्क्वायर का नॉर्म, तो हमें पता है नॉर्म में क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस द स्क्वायर ऑफ सेकंड, वो आपके पास क्या आ जाएगा 4 over n स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। फर्स्ट का भी स्क्वायर, सेकंड का भी स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 कैन राइट ओवर हेयर के 5 स्क्वायर रूट ओवर n। ये आपके पास xn सीक्वेंस आ जाएगा, xn का जो है नॉर्म वैल्यू आ जाएगी। हमने इसकी नॉर्म कैलकुलेट कर ली। इसका नॉर्म जो है वो एक इन्फिमम वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू को कन्वर्ज कर रहा है। वो क्या है, आप देखें तो 0 0 आपके पास ये वेक्टर है, अगर आप इसका नॉर्म लेते हैं तो वो भी 0 आता है। ये पॉइंट आपके पास d है जिसको ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास d जो है ना वो
xn जो है वो d इसको कन्वर्ज कर रहा है, तो वन कैन शो दैट कि xn आल्सो कन्वर्जेंस इन h, के xn जो है वो आपके पास r के अंदर ही कन्वर्ज कर रहा है। तो इट इज इजी टू सी दैट कि xn आपका जो सीक्वेंस है 1/n और 2/n, ये जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है वो पॉइंट क्या है, 0 0, और वो सपोज हम कहते हैं वो x, तो वो आपका पॉइंट जो है दैट इज आल्सो द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के अंदर ही आपको कन्वर्जेंस मिल जाती है। इस तरह आप इसकी बाकी आर क्यूब में भी इस तरह की एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप 1/n 2/n 3/n एक सीक्वेंस ले लें। अगर आप इसकी कन्वर्जेंस देखें तो हम कहते हैं कि इसका नॉर्म अगर आप ले लें तो आपके पास ये बन जाएगा 9 + 4 13 + 1 14 14/n। आपके पास xn जो है ना, जो भी आप सीक्वेंस डिफाइन करते हैं 1/n 2/n 3/n, ये आपके पास सीक्वेंस है। तो अगर आप इस xn का नॉर्म लेते हैं तो वो आपके पास आ जाता है 14√n, ये नॉर्म आ जाएगा। और ये जिस पॉइंट x को कन्वर्ज करेगा वो क्या होगा, 14/0, दैट इज 0, ये 0 पॉइंट को कन्वर्ज करता है। तो आप यहाँ पर इसके तहत ये शो कर सकते हैं कि आपका ये जो सीक्वेंस xn है ये इसका नॉर्म इसको कन्वर्ट करता है, तो दिस इंप्लाइज दैट xn इज कन्वर्जेस टू अ पॉइंट 0 0 0। आपके अगर आप लिमिट ले लें एंड इंफिनिटी तो इस पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। और ये किसका कंपोनेंट है, दैट इज कंपोनेंट इन आर क्यूब, और आर क्यूब भी आपके पास हिल्बर्ट स्पेस है, क्योंकि आर क्यूब कंप्लीट भी है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो इस वजह से हमें कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इंप्लाइज इट्स अ हिल्बर्ट स्पेस। तो आप इस तरीके से अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। Now let us see another example. It's a very interesting example कि आपके पास suppose that M is the subset M। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे show that the subset M आपके पास एक इस तरह की का सबसेट है जिसके अंदर तमाम ऐसे Y कंपोनेंट Y में सीक्वेंसेस मौजूद हैं, n डबल सीक्वेंसेस मौजूद हैं, सच दैट कि आप उसके तमाम टर्म्स का सम ले लें, उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हर टर्म का सम, यानी कि यहाँ पे j = 1 to n सम लेते हैं ऑफ ईच ईटा j, तो आपको आंसर जो है वो 1 मिलता है। तो ये आपके पास एक Cn स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स का जो है वो इसकी सब स्पेस है, ये इसका सबसेट है। तो शो दैट कि इज अ कंप्लीट, ये सेट जो है वो कंप्लीट है, आल्सो इट्स अ कन्वेक्स सेट। तो कंप्लीटनेस एंड कन्वेक्स इस सेट को हमने शो करना है। तो कंप्लीट हम कैसे शो करते हैं कि हर कॉची सीक्वेंस आपके पास इस सेट का इस पॉइंट के अंदर ही कन्वर्ज करे। तो हम अगर इसके अंदर कोई कॉची सीक्वेंस ले लें, लेट xn जो है एक सीक्वेंस है, ये आपके पास m के अंदर b a कॉची। अगर आप इसके अंदर कॉची सीक्वेंस ले लें तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास नॉर्म ऑफ xn माइनस xm जो है वो क्या करेगी, दैट विल गोज टू द 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब हम यानी कि कॉची शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर इसका जो पॉइंट है इसके अंदर ही कन्वर्ज करे। तो हम लेट कर लेते हैं कि x आपके पास एक पॉइंट है m के अंदर, इस तरह से कि आपके पास ना x जो है, अगर आप उसका x जो है वो आपके पास उसकी तमाम टर्म्स का सम लें, x बिलोंग टू m, तो इसका क्या मतलब है, सच दैट कि x ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि x जो है वो आपके पास कोई भी सपोज के अल्फा j की फॉर्म का है। तो अगर अल्फा j की फॉर्म में है तो इससे क्या ऑब्टेन होगा कि समेशन ऑफ अल्फा j आप जो भी लेते हैं तमाम j = 1 to n, जो भी फिनाइट नंबर्स इनका सबका सम लेते हैं तो आपके पास आंसर 1 आता है। नाउ अब अगर हम यहाँ पर देखें कि आपके पास xm माइनस xn माइनस x कर दें तो आपके पास नॉर्म ले लें, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये दो सीक्वेंस का आप डिफरेंस ले रहे हैं। अब दो सीक्वेंस में ये आपके पास इसकी अगर हम बात करते हैं xn माइनस x की, तो xn आपके पास क्या है, xn भी आपके पास एक m का एलिमेंट है, क्योंकि आपका सीक्वेंस m के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि xm जो है वो आपके पास कोई सपोज यानी कि ये कोई सीक्वेंस है इसके अंदर, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास इस सीक्वेंस की हर टर्म जो है, यानी कि मैं कहता हूं कि यहाँ पे आपके पास ym मौजूद है, और इस तरह के ym जो है इज इक्वल टू सम ईटा, मैं यहाँ पे m ऊपर डाल देता हूँ j, इस तरह के हर समेशन ऑफ j = 1 to n करते हैं इस सारे के लिए। तो आप यहाँ पे जितने भी ईटा j की m लेते हैं फॉर्म, तो सबका सम जो है वो आपके पास 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें इनका सम भी 1 के इक्वल है, और आल्सो दूसरी तरफ आप y जो है वो आपका सीक्वेंस जो है xn है, xn अगर आपके वो क्या है,
बेसिकली एक्स एन हमने अल्फा जे की फॉर्म में लिया हुआ है, जिसमें ये खूबी है कि आपके पास समेशन फ्रॉम जे इक्वल टू 1 टू एन अल्फा जे का अगर आप सम लेते हैं तो जवाब आपके पास 1 आता है। तो व्हाट अबाउट देयर डिफरेंस, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे, यानी कि अगर आप इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो उस वाइज आपके पास आ जाएगा समेशन जे इक्वल टू 1 टू एन आपके पास एक्साई जे एम, इसका डिफरेंस माइनस विद एक्साई जे इक्वल टू 1 टू एन आपके पास अल्फा जे का डिफरेंस। तो एक का सम 1 के इक्वल है, दूसरे का -1 के इक्वल है। इसका मतलब है दोनों का डिफरेंस आप लेते हैं तो 0 आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये दोनों सीक्वेंस, यानी कि अगर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन को बाय ले लें, समेशन जे इक्वल टू 1 टू एन आपके पास यहाँ पे रह जाएगा एक्साई जे एम माइनस अल्फा जे। ये आपके पास एक नया सीक्वेंस आपको मिल गया। अब ये सीक्वेंस जो है वो 0 को कन्वर्ज करता है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का सम 0 का है, तो आपके पास इन दोनों का जो डिफरेंस फॉर्म में देखें तो वो जो एलिमेंट आएंगे, इसका क्या मतलब है कि उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 को कन्वर्ज करता है। तो लिहाजा अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास वो 0 फॉर्म ही आ जाएगी, 0। और हमें पता है कि 0 जो है ये किसको कन्वर्ज करता है, दैट इज आल्सो ऑलवेज कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये 0 को कन्वर्ज करेगा। इसका क्या मतलब है कि एक्स एन आपका सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करता है इस पॉइंट x को एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब x आपने वो पॉइंट लिया था, एक्स एन आपका कॉशी सीक्वेंस है, और वो जिस पॉइंट x को कन्वर्ज करता है वो किसका पॉइंट है, एंड x जो है वो बिलोंग टू द m है, क्योंकि हमने x m में ही से लिया था। तो आपका चूंकि ये एक आर्बिट्रेरी कॉशी सीक्वेंस है स्पेस m के अंदर, जो m के अंदर ही कन्वर्ज करता है, तो इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज दैट m इज कंप्लीट। आपकी ये स्पेस इस तरह से कंप्लीट प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि m शो आल्सो शो दैट कि m इज कन्वेक्स। आपका ये सेट कंप्लीट होने के अलावा कन्वेक्स भी है। कन्वेक्स की जो कंडीशन क्या होती है कि आप अगर कोई भी 2 पॉइंट, हम ये शो करने जाएंगे अभी कि आप अगर ये शो कर दें 2 पॉइंट अगर आप इस सेट m में लें तो आपके पास अल्फा x प्लस 1 माइनस अल्फा y, ये भी आपके पास ना सेट m के अंदर ही मौजूद हो तो हम कहते हैं m जो है वो कन्वेक्स है। अगर अल्फा जो है वो किसको बिलोंग करे, क्लोज इंटरवल 0 और 1 को। तो अगर हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि आपके पास ना ये हम शो करने जा रहे हैं, तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज के m तब कन्वेक्स होता है। तो अब हम लेट कर लेते हैं इसके लिए कि आपके पास x और y 2 पॉइंट्स हैं m के अंदर। तो अगर x y 2 पॉइंट m के अंदर है, इसका मतलब क्या है कि y जो है उसकी जो टर्म्स है, x आपके पास कोई इस तरह की फॉर्म में है, दैट इज हम एक्साई j फॉर्म में। तो एक्साई j फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या है कि समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू n, आप जितने भी एक्साई j का सम लेते हैं जवाब आपके पास 1 आता है। और y आपके पास वो भी इसका एलिमेंट है, तो y जो है वो ईटा j टाइप होगा, सच दैट कि समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू n ईटा j अगर आप सम लेते हैं तो जवाब 1 आता है, क्योंकि इसके अंदर हमेशा वही एलिमेंट मौजूद होते हैं जिनकी तमाम टर्म्स का सम जो है वो 1 की इक्वल है। तो अगर x और y 2 इसके दरमियान है तो इसका मतलब क्या है, x का भी तमाम टर्म्स का सम 1 है और y की भी तमाम टर्म्स का सम 1 है। नाउ अब हम ये लेने जा रहे हैं यहाँ पे अल्फा x प्लस 1 माइनस अल्फा y। अगर हम इस टर्म को देखें तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि यहाँ पर अगर ये आप अल्फा x प्लस 1 माइनस अल्फा y लें तो अगर हम इसके साथ अल्फा मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि फर्स्ट के साथ अगर x के साथ अल्फा मल्टीप्लाई करते हैं तो x अल्फा x आपको ये जो मिलेगा उसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, वो तमाम ऐसी टर्म्स मिल जाएंगी समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू n, जिसमें अल्फा एक्साई j आपके पास आ जाएगा। अल्फा हर टर्म से जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर तो अल्फा सब में कॉमन, आपके पास हर टर्म में अल्फा आ रहा है तो अल्फा कॉमन ले लें तो आपके पास दैट इज इक्वल टू सम अल्फा, पहली टर्म में आपके पास अल्फा आ जाएगा। और इसी तरह दूसरे में अगर आप देखें 1 माइनस अल्फा जो है वो आप y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है y जो है वो आपके पास ईटा j है, और ईटा j की जब आप अल्फा यहाँ पे लेते हैं 1 माइनस अल्फा लेते हैं तो 1 माइनस अल्फा यहाँ पे भी आ जाएगा और सम करते वक्त भी 1 माइनस अल्फा साथ आएगा। और आपके इसका मतलब क्या है कि इसकी तमाम जो टर्म्स हैं उनका अगर आप सम लें समेशन फ्रॉम 1 टू n 1 माइनस अल्फा विद ईटा j लेते हैं तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1 के बजाय 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा। और अगर आप देखें इन दोनों को सम टर्म्स को सम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इन दोनों को आप जब सम करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा अल्फा x प्लस
1 माइनस अल्फा, इन दो टर्म्स के लिए जब सम करते हैं तो इसके लिए जो फॉर्म बनेगी उसमें आपको ये दोनों भी सम करने पड़ेंगे, और उनमें जब आप इन दोनों को सम करते हैं तो आपके पास जवाब क्या आता है, देखें अल्फा अल्फा से कैंसर आंसर 1 आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये टर्म और इन टर्म को सम करने के आंसर 1 आया, तो वो सम किस सीक्वेंस का है, इस नए सीक्वेंस का है ये। तो उनका अगर आप यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्म बनी इसकी जो टर्म्स हैं जितनी भी, उन सबका फाइनाइट सम अगर आप लें तो जवाब 1 आता है, क्योंकि हमने इन दोनों को सम किया तो हमारे पास जवाब 1 आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों किसको बिलोंग करते हैं, m को, क्योंकि m के अंदर हमेशा वही एलिमेंट होते हैं जिनकी आप तमाम टर्म्स को सम करते हैं तो जवाब 1 आता है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये जो कि कोई भी अल्फा और बीटा अल्फा जो है वो आप क्लोज इंटरवल 0-1 से लेते हैं तो उसके लिए इन दोनों का सम m को बिलोंग कर जाता है। तो हिंस योर m इज कन्वेक्स, m आपका कन्वेक्स जो है वो इस फॉर्म में प्रूव हो जाता है। ऑल्सो वन कैन आस्क यू दैट फाइंड द वेक्टर ऑफ मिनिमम नॉर्म इन m, कि वो वेक्टर बताएं जो आपको मिनिमम नॉर्म दे कि y के तमाम एलिमेंट्स के लिए आप उसकी मिनिमम नॉर्म अटेन कर सकें। तो मिनिमम नॉर्म क्या है कि इस तरह के एलिमेंट्स आप चूज करें कि हर एक का सम जो है वो मिनिमम आपको फाइंड द वेक्टर ऑफ मिनिमम नॉर्म इन m। अब ये आपके पास ऐसे तमाम मौजूद हैं जिनका नॉर्म हम लेते हैं तो 1 आ जाता है, तो आप इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी पॉइंट आप बाहर लेते हैं तो उसके तहत आप एक नॉर्म जो है वो डिफाइन कर सकते हैं जो कि आपको शॉर्टेस्ट लेंथ दे, और वो डेल्टा के करस्पॉन्डिंग आप उन दोनों टर्म्स को डिफरेंट करेंगे तो आपके पास एक नया छोटा सा फार्मूला ड्राइव हो जाएगा जो कि आपको इसकी मिनिमम नॉर्म की लेंथ जो है वो दे रहा होगा। इसी तरह हम प्रॉब्लम नंबर 3 में देखते हैं कि शो दैट द वेक्टर्स स्पेस x of all real valued continuous functions on defined on -1 to 1 closed interval, कि आपके पास जितने भी continuous function है defined on this closed interval -1 और 1 से is the direct sum of all even continuous functions and the set of all odd continuous function defined on the closed interval this one। कि कहने का मतलब ये है कि ये शो करें कि C के अंदर आप जितने भी कंटिन्यूस फंक्शंस हैं ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है C ऑफ -1 से 1 तक ऐसे फंक्शन जो कि आपके पास इवन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इवन फंक्शंस, तो इवन के लिए मैं यहाँ पे ई पुट कर लेता हूँ ताकि ये सेट ऑफ ऑल इवन कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल दिस, और प्लस दूसरा आपके पास C ऑफ ऑड फंक्शंस डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल -1 to 1, ये हमने बेसिकली शो करना है। तो डायरेक्ट सम के फॉर्म में कब एलिमेंट लिखे जाते हैं, जब आपके पास हर एलिमेंट जो है वो यहाँ का लें और तो वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यूनिकली रिप्रेजेंट हो, यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाए। ये हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। इवन फंक्शन हमें पता है कौन सा होता है कि अगर आप कोई भी फंक्शन इवन होता है, अगर आप f ऑफ x डालें तो आपके पास जवाब f ऑफ x ही आए, -x डालेंगे तो आपके पास x आए फॉर ऑल x बिलोंग टू द स्पेस, उसकी डोमेन ऑफ f। और फंक्शन ऑड कब होता है कि अगर आप इसमें -f ऑफ x पुट करते हैं तो आपके पास जवाब माइनस टाइम्स f ऑफ x आई, यानी कि देखें ऊपर वाले फंक्शन की सांस एग्जांपल x स्क्वायर, आप f ऑफ x स्क्वायर लें तो आप -x भी पुट करेंगे तो जवाब x स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि -x का स्क्वायर जो है वो प्लस x स्क्वायर के बराबर होता है, और उस केस में आपका फंक्शन अगेन f ऑफ x की इक्वल ही आता है। अगर ये हो फॉर ऑल x बिलोंग टू द डोमेन ऑफ फंक्शन f तो हम कहते हैं फंक्शन आपका ऑड होता है, और अगर -f ऑफ x इक्वल हो f ऑफ x के तो फंक्शन आपका इवन होता है। तो हर कंटिन्यूस फंक्शन या तो इवन प्लस ऑड फंक्शन के कॉम्बिनेशन में होता है। अब आपका जो है ना कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं दे आर नॉर्मली द इवन फंक्शन, क्योंकि अगर f ऑफ x हर पॉइंट के लिए c है तो आप f में -x भी पुट करेंगे तो जवाब आपके पास c ही आएगा, और c इक्वल का मतलब है f ऑफ x। कांस्टेंट फंक्शन, जीरो फंक्शन, ये आपके पास तमाम इस तरह के फंक्शंस की फॉर्म है। तो आप यहाँ पर देखें कि आपके पास लेट कर लेते हैं आपके पास यानी कि दो के कॉम्बिनेशंस, और ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल भी होते हैं, क्योंकि आपके पास ना एक फंक्शन अगर इवन लें और एक ऑड लें, उन दोनों को अगर आप डायरेक्ट सम लें तो डायरेक्ट सम क्या है कि आप इन दोनों को का सम लेके आप इसको ऑब्टेन करें एलिमेंट, तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आएगा, क्योंकि हर बहुत सारे हम इस तरह के फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर आपके पास क्या है कि हर कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो इन दोनों की यूनिक रिप्रेजेंटेशन में लिखा जाता है कि आपका कोई भी फंक्शन f है दैट इज इन दी कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ इवन फंक्शन प्लस, यहाँ पे प्लस के ऊपर मैं सिंपली डाल लेता हूँ f ऑफ ऑड फंक्शन। फॉर इंस्टेंस के अगर तो आपका f जो है
इफ f इज इवन, अगर हमारा फंक्शन f इवन है सपोज, तो f किसके इक्वल होगा, f इज इक्वल टू f ऑफ e प्लस जीरो फंक्शन, नल फंक्शन। तो ये आपका प्रूफ हो जाता है इस फॉर्म में कि हर यूनिक फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर f जो है, इफ f इज ऑड, अगर हमारा फंक्शन ऑड हो, यानी कि इस तरह का फंक्शन हो कि f ऑफ माइनस एक्स डालें तो माइनस f ऑफ x आए, तब हमारा रिजल्ट क्या होगा, वन कैन राइट f ऑफ x, जो f होगा आपका, देन f ऑफ f इज इक्वल टू, अब ऑड फंक्शन जो है ना उस केस में आप इस फंक्शन को जीरो कर दें और प्लस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, f ऑफ ऑड के फंक्शन की फॉर्म में। और ये भी आपको पता है दिस बोथ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ये आपका ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात का हमारा फंक्शन ना इवन होता है ना ऑड होता है, जिसको हम कहते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड। तो उस केस में क्या होगा कि इफ f इज, यहां पे हम कह देते हैं इफ f इज नाइदर इवन नॉर ऑड, अगर कोई फंक्शन इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, तो उस सेंस में हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि f किस तरह की फॉर्म में आ जाएगा आपके पास, f इज इक्वल टू f ऑफ e प्लस f ऑफ o, उन दोनों का सम ले लें। इवन प्लस ऑड फंक्शन जो है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन लें तो वो ना इवन रहता है ना ऑड रहता है। तो आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन अगेन जो है वो यूनिकली वर्क करती है। तो तमाम केसेस के लिए आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन मिल गई, क्योंकि जीरो आपके पास क्या होता है, देखें जीरो फंक्शन इज नॉर्मली द, यहाँ पर देखें जीरो फंक्शन जो है वो आपका हमेशा इवन फंक्शन होता है। आपने इवन फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन में लिख लिया, ये इवन और ऑड की रिप्रेजेंटेशन में लिख लिया। यहाँ पर आपका फंक्शन ऑड है, तो ऑड के लिए हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्म जो है वो बड़े आराम से इस तरह से ऑब्टेन कर लेंगे कि आपके पास जो है वो एलिमेंट दोबारा से इस फॉर्म में आ जाएं। यहाँ पे नीड टू थिंक ओवर हियर कि f जो है वो इवन प्लस इवन की फॉर्म में है, तो इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन ही रहता है। f आपके पास ऑड है, तो ऑड यानी कि फंक्शन है, तो एक आपके पास इवन प्लस ऑड, ये यानी कि जीरो तो इवन है, f जो है वो ऑड है। तो यहाँ पर हम इस इवन फंक्शन को कैसे रिमूव करेंगे, ये तो कंडीशन ट्रू है ना कि इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन, एंड हियर योर फंक्शन इज इवन, दिस इज ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को हम ऐसे कंबाइन करें कि हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो उसके लिए हमें ऑड फंक्शन लेने की ही जरूरत है। तो अगर आप यहाँ पर इसमें इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन जो है आप उसमें माइनस एक्स डालते हैं, f में अगर आप माइनस एक्स पुट करते हैं तो आपके पास माइनस एक्स ही जवाब आता है, दैट इक्वल टू द माइनस टाइम f ऑफ x। तो आपका आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन होता है। सो बजाय इसके अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख लें, फॉर इंस्टेंस के हम यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन लिख लेते हैं जो कि ऑड फंक्शन है, प्लस यहाँ पे f ऑफ o माइनस आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी फंक्शन में से अगर आप आइडेंटिटी फंक्शन निकाल भी दें तब भी वो आपके पास f ऑफ ये आइडेंटिटी ऑड फंक्शन माइनस ऑड फंक्शन इज अगेन ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर देखें ये फंक्शन आपका ना इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन में लिखा गया, इसको आप बेशक रिमूव कर दें। f इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन प्लस f ऑफ o माइनस आइडेंटिटी फंक्शन, जो कि दोनों ऑड हैं। तो आप इस कॉम्बिनेशन में लिख लेते हैं इस दोनों को। तो लिहाजा अब ये क्या हुआ कि आपका ये फंक्शन किस फॉर्म में लिखा गया है, इवन प्लस ऑड फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन में। तो आपको बड़े आराम से हर एक फंक्शन को आप इवन और ऑड फंक्शन की टर्म में स्विच ऑफ कर सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 अगर हम देखें तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि लेट x इक्वल टू द r स्क्वायर, के आपके पास x जो है वो एक हिल्बर्ट स्पेस है, तमाम आपके पास ना r स्क्वायर के एलिमेंट्स मौजूद हैं। r स्क्वायर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, तमाम x, y, जिसमें xp जो है और y दोनों r के एलिमेंट्स हैं। तो आपके ऑर्डर पेयर्स के कंपोनेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो m फाइंड द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करें आप कि इफ योर फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट m आपके पास सिंगलटन है, m जो है इफ m इज इन द फॉर्म ऑफ x, m इस तरह के x की फॉर्म में है वेयर x जो है वो xi1 xi2 वो तमाम इस तरह के कंपोनेंट जो कि नॉन जीरो हैं, तो वो आपके पास m एक इस तरह का सेट है। तो अब m ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आते हैं, हम कहते हैं कि अगर आपके पास इफ सम y बिलोंग टू m ऑर्थोगोनल, तो वो क्या करेगा, अगर इसमें अगर m ऑर्थोगोनल में चला जाएगा तो वो क्या करेगा, y का अगर आप x के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका आंसर 0 आएगा।
फॉर ऑल x बिलोंग टू द सेट m के हर एलिमेंट के साथ ये ऑर्थोगोनल होगा बेसिकली। तो आपके पास इसके लिए अगर आप x के लिए कौन सा ऐसा पेयर ढूंढ सकते हैं, देखें अगर हम कोई भी x, y लें आर स्क्वायर का, तो वो इन दो की यूनिक रिप्रेजेंटेशन में लिखा जाए। यहाँ पे आपके पास xi1 xi2 है, तो आप यहाँ पे कौन सा ऐसा एलिमेंट ऐड करेंगे जो इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट भी होगा, और इन दोनों को आप अगर आप इन दोनों का डायरेक्ट सम लेते हैं तो आप अपना आंसर जो है वो अटेन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस के उन दोनों का को आप यहाँ पर इस तरह के कौन से कंपोनेंट आएंगे, एक तो आपके पास 0 0 हर एक के लिए मौजूद है। ओवरऑल देखें हमें पता है कि एक एलिमेंट जो है ना वो इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में तब जाता है जब उन दोनों का इनर प्रोडक्ट आपस में 0 हो। तो x आपके पास ये है, तो x के लिए आपका फॉर ईच x विच इज इक्वल टू xi1 xi2 अगर आपके पास ये है और नॉन जीरो है, तो अगर आप कोई y इस तरह का ले लेते हैं, यानी कि y अगर एडजस्ट करने के लिए मैं अगर ले लूं xi2 कॉमा xi1 के लिए मैं यहाँ पे xi1 तो ले लेता हूँ लेकिन साथ माइनस ये वाला ले लूं, तो अगर हम यहाँ पे x मल्टीप्लाई विद y यानी कि दोनों का इनर प्रोडक्ट ले लें, मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ पे इनर प्रोडक्ट यानी कि यूक्लिडियन प्रोडक्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा दूसरा दूसरे से, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा xi1 xi2 प्लस माइनस माइनस xi1 xi2 और वो जो आप 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसे तमाम y's जो हैं वो इस सेट x के ऑर्थोगोनल हैं और 0 यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर आप यहाँ पर इस तरह भी कह दें कि y के लिए ना ये देखिए सारे पूरे करते हैं, और अगर आपका y अगर इस तरह की फॉर्म में हो अल्फा टाइम xi2 और कॉमा अल्फा टाइम xi1 अगर आप ले लेते हैं, तो यानी कि आप हर कंपोनेंट के साथ अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई करते हैं वेयर अल्फा इज एनी रियल नंबर। तो अब क्या होगा, अगर आप अगेन x और y का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें x और y को मल्टीप्लाई करें तो एक तरफ आपके पास आ जाएगा अल्फा टाइम xi1 xi2, इसको फिर आप x को और y को मल्टीप्लाई करें तो माइनस सेकंड कंपोनेंट क्या देगा अल्फा टाइम xi1 xi2 और जवाब आपके पास अगेन 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तमाम इस तरह के जो y एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम ये y ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास m ऑर्थोगोनल में वो तमाम एलिमेंट आएंगे, तमाम ऐसे आपके पास, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस तरह की आपको कलेक्शन मिल जाए जो अल्फा टाइम्स xi2 माइनस xi1 हो, इस तरह की कलेक्शन जिसमें आपके पास अल्फा किसको बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर को। तो ये तमाम आपको इस m फर्स्ट प्रॉब्लम के तहत करस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट सेट मिल गया। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट आते हैं वो आप इनके साथ इसका इनर प्रोडक्ट लें तो आपका आंसर जो है वो 0 आएगा हर xi1 xi2 के साथ। अब प्रॉब्लम नंबर बी में क्या कहते हैं कि m इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, m आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है हैविंग द टू एलिमेंट x1 x2। तो लीनियरली यानी कि m के अंदर आपके पास ना x1 और x2 इस तरह के मौजूद हैं सच दैट दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के लिए हम क्या करते हैं कि वो देखें आपके पास यानी कि यहाँ पे मतलब है अल्फा x प्लस बीटा y, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब अगर आपका 0 आया इफ एंड ओनली इफ अल्फा भी 0 होगा और बीटा भी 0 होगा। अब इन दो कंपोनेंट के साथ हम कौन सा ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है वो 0 आए। अगर आप देखें यहाँ पर अगर सपोज कहते हैं कि m ऑर्थोगोनल में कोई एलिमेंट मौजूद हैं आपके पास इस तरह के x, y कि अगर आप x1 यानी कि इसके अंदर इस तरह के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो आप क्या करते हैं कि इन दोनों का इनर प्रोडक्ट ले लें बेसिकली, यानी कि आपका वही जो है x1 x2 का इनर प्रोडक्ट ले लें, साथ दूसरा आपके पास क्या है x, y इन दोनों का इनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट हमारे पास होता है आर स्क्वायर का, तो वो क्या होगा पहला पहले से मल्टीप्लाई दूसरे दूसरे से, तो x1 हमारे पास आ जाएगा साथ x प्लस y1 y ये हमारे पास आ गया। और ये इनर प्रोडक्ट हमें क्या होता है कि ऑर्थोगोनल में अगर आए हैं तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल टू 0 होंगे। लेकिन हमारा m सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का मतलब क्या है कि इसके साथ जो भी आप स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि ये भी आर का एलिमेंट है ये भी आर का एलिमेंट, वो लाजमी की लाजमी 0 होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपका वो जो हमारे पास ना yx है वो भी 0 है
और y भी 0 है, इफ एंड ओनली इफ, ये सिर्फ हमारे पास x और y 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि m ऑर्थोगोनल के अंदर आपके पास जो कंपोनेंट होंगे उसमें x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। तो लिहाजा हम m ऑर्थोगोनल में कह सकते हैं m ऑर्थोगोनल कंटेन ओनली अ सिंगल एलिमेंट दैट इज 0,0। ये आपके पास वो सेट आ जाएगा, क्योंकि इसी के साथ सिर्फ वही कंडीशन होती है कि लीनियरली इंडिपेंडेंटनेस के अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं x1 x2 के साथ, तो यहाँ पे x1 कह दें इसको, बेशक आप y का नाम जो रखा इसको x2 कहेंगे, x1 x2। तो इसके साथ x1 x2 के साथ जो भी स्केलर मल्टीप्लाई करके आप लीनियरली कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसमें x और y दोनों की वैल्यू 0 होगी, लिहाजा m के अंदर सिर्फ 0 0 वेक्टर एक ही मौजूद है। प्रॉब्लम नंबर 5, शो दैट कि y आपके पास एक ऐसी स्पेस है जिसके अंदर तमाम ऐसे सीक्वेंसेस L स्क्वायर के मौजूद हैं सच दैट के xi2n इक्वल टू द 0 इज क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ L2, यानी कि y इज अ सबस्पेस ऑफ, y जो है वो L2 की सबस्पेस है। अब L2 के अंदर आपके पास क्या होता है, तमाम ऐसे xn मौजूद होते हैं L2 के अंदर अगर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो भी आपके ये सीक्वेंस होगा xi(n), ये आपके पास ना जो है xn सीक्वेंस है, तो इसका मतलब है यहाँ पे xi1 xi2 अप टू सो ऑन मौजूद हैं। कुछ इस तरह से कि हर xi1 स्क्वायर लें प्लस xi2 स्क्वायर लें, इन सब का सम लें तो आपको एक फाइनाइट नंबर मिलता है, इनका सम जो है वो कन्वर्जेस। अब इनका सम जो है वो कन्वर्ज करता है। तो अगर आप y स्पेस इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो y स्पेस में आपके पास क्या होता है कि y के अंदर आपके पास ऐसे तमाम x मौजूद हैं, तमाम ऐसे x मौजूद हैं जो xij की फॉर्म में हैं और L स्क्वायर के सीक्वेंसेस जो xi2n जिसका इक्वल टू 0 आता है फॉर ऑल n बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि हर उसकी सेकंड टर्म आपको जो है ना वो 2n टर्म जो है, यानी कि 2n का मतलब क्या है, n1 ले लें तो 2 4 6 0, यानी कि मैं कह देता हूं कि अगर आपके पास x कोई बिलोंग करता है y को, तो इसका क्या मतलब है कि x जो है वो कुछ इस तरह का होगा, x जो है वो एक सीक्वेंस होगा इस फॉर्म का कि उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, देखें n अगर आप 1 डालते हैं तो xi1 आ गया, फिर 0 xi3 0 अप टू सो ऑन, ये फॉर्म उसकी बन जाएगी, एक 0 एक नॉन 0। उसकी वजह क्या है, देखें 2n का मतलब ये है कि आप n इक्वल टू 1 2 3 सारे लेते जाएं, तो 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा, सेकंड टर्म 0 है, फोर्थ टर्म 0 है, सिक्स टर्म 0 है। ये हमारे पास इस तरह के x जो है सारे सीक्वेंस मौजूद है हमारे पास yn के अंदर। नाउ शो दैट इट इज क्लोज्ड। क्लोज का क्या मतलब है कि आपके पास ये जो y है, नीड टू शो दैट y इज इक्वल टू y कोलाइयर। अब y इक्वल टू y कोलाइयर यानी कि क्लोज शो करने के लिए हम जा रहे हैं, ये हमारा इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है। एक बात तो हमें पता है कि y इज ऑलवेज कंटेन्ड इन y बार, ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। नाउ अब ऑन द अदर हैंड लेट कर लेते हैं, सेकंड केस शो करते हैं। लेट x जो है वो आपके पास कोई पॉइंट ऐसा है जो y बार में मौजूद है, और हम ये शो करते हैं कि y बार का जो पॉइंट है वो y में मौजूद है, हम इसको शो करने जा रहे हैं। अब इसका अगर y बार में मौजूद है तो इसका क्या मतलब है कि देयर एग्जिस्ट, आपके पास xn सीक्वेंस एक एग्जिस्ट करेगी, किसके अंदर, y के अंदर, सीक्वेंस इन y के अंदर हमारे पास जरूर एक सीक्वेंस होगी सच दैट कि आपके पास जो xn सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करेगी ये पॉइंट x को, क्योंकि ये पॉइंट आपके पास बार में मौजूद है, तो बार के लिए हर y का सीक्वेंस इसके क्लोज के लिए हमें जरूर एक सीक्वेंस मिल जाती है। अब ये इसको कन्वर्ज करता है। और अब यहां पर देखें हमारे पास सिंस अब जो हम xn ले रहे हैं सीक्वेंस, ये किस तरह का होगा, इसकी टर्म्स अगर आप देखें तो xn जो टर्म है वो आपके पास बेसिकली हर n के लिए, यानी कि मैं यहाँ पे अगर इंडेक्सिंग चेंज कर दूं तो चूंकि n हम यहाँ पे ऑलरेडी यूज भी कर रहे हैं या xi यूज कर रहे हैं, चलें ठीक है xi कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इसका मतलब है कि कोई xi j टाइम n सीक्वेंस होगा, n इसका टपल सच दैट कि आपके पास इसकी टर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी, xi 1 n 0 xi 2, इसके बाद 0 हो गया xi, फिर थर्ड टर्म हो जाएगी हमारे पास थर्ड वन,
और इसके बाद यहाँ पे n फिक्स ही रहेगा, n इसका जो है वो पेयर है ना 1 2 3 जो भी हम यूज कर रहे हैं, फिर 0, इसी तरह एक्साई 4n अगेन 0 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इसमें बेसिकली एक सीक्वेंस है हमारे पास। इसकी फर्स्ट टर्म देखें, सेकंड टर्म देखें, अब ये सारी की सारी हमारे पास आर के आप देखें हर एक कंपोनेंट इसका आर एन का सीक्वेंस है, और आर एन का सीक्वेंस है तो देखें आपके पास ये जो है x1 x2 x3 ये किसी पॉइंट x को कन्वर्ज करेगा। इस तरह के पहली वाली टर्म जो है वो एक्साई 1 को कन्वर्ज करेगी, क्योंकि रियल नंबर की जो फर्स्ट टर्म ये देखें ये सीक्वेंस ऑफ आर एन है, आर एन कन्वर्जेंट होता है वो किसी एक्साई 1 जो है n किसी एक्साई 1 को कन्वर्ज करेगा क्योंकि ये r कंप्लीट है। 0 वाला सीक्वेंस हमेशा 0 को कन्वर्ज करेगा क्योंकि 0 कंप्लीट है। एक्साई 3n सीक्वेंस जो है वो एक्साई 3 को कन्वर्ज करेगा क्योंकि एक्साई 3 ये आर का सीक्वेंस है, अगेन सारे आर के हैं तो अप टू सो ऑन हर एक के करस्पॉन्डिंग आपको इस तरह एक्साई 4 भी मिल गया, ये फॉर्म मिल गई, और ये आपका सीक्वेंस किसका है, एक्स का है। तो ये एक्स में मौजूद आ गया, लेकिन एक्स आपका यहां से अगर आप देखें तो एक्स जो है ये इस तरह एक्स एन इस तरह के सीक्वेंस को कन्वर्ज करता है, लेकिन लिमिट चूंकि यूनिक होती है इसका मतलब क्या है कि ये आपका एक्स किसको बिलोंग करेगा, इस तरह के सारे सीक्वेंस तो आपके पास y में पड़े हुए हैं, y में ऐसे हैं जिनकी सेकंड टर्म 0 है, जिस तरह के आपके पास ये सारे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू द y, कि ये आपका सीक्वेंस y में चला जाएगा। लेकिन इनिशियली हमने सीक्वेंस कहाँ पे लिया था, x जो है वो हमने y बार में लिया था, अब आपका x इसका हिस्सा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास यहाँ से x बार y बार इज कंटेन्ड इन y, दिस इज द सेकेंड वन। अब 1 and 2 implies that कि y बार इज इक्वल टू y, अगर y और y बार आपस में इक्वल हों इसका क्या मतलब है कि y इज क्लोज्ड, y आपके पास एक क्लोज सेट इस तरह से प्रूव हो जाएगा। अब सेकेंडली आपके पास कहते हैं व्हाट इज y ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा y का, कि इफ y के जो है ना इसको स्पैन करने वाले तमाम आपके पास कॉन्जुगेट डेल्टा के फैक्टर्स हैं, यानी कि y से स्पैन होता है E1 इक्वल टू 1 0 0 अप टू सो ऑन, इसी तरह E2 आपके पास ना 0 1 0 अप टू सो ऑन, ये आपके पास सारे ई टर्म्स हैं। अगर ये सारे के सारे y को स्पैन करते हैं, y का हर एलिमेंट इस तरह से जनरेट होता है, तो अब देखें ये अगर y को स्पैन करते हैं तो इसका मतलब है कि y का हर कंपोनेंट आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप xn को लेते हैं तो xn आपके पास डेफिनेटली क्या होगा, इसकी टर्म्स ना इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ऑब्टेन हो गई, यानी कि वो आपके पास एक्साई 1 एक्साई 2 अप टू सो ऑन, ये सारी की सारी टर्म इसमें आ जाएंगी अप टू सो ऑन। तो y के यहाँ पर आपके पास हर एक के लिए जो है ना टर्म जो है वो आप ऑब्टेन करते हैं एक्साई 1 एक्साई 2, तो इसका मतलब क्या है कि पहला कंपोनेंट एक्साई 1 है, दूसरा एक्साई 2 है, तीसरा एक्साई 3 है, 4 है। तो अगर आपको हमें पता है कि अगर यहाँ पे हम इनर प्रोडक्ट L2 में कैसे डिफाइन करते हैं, L2 में हमारा जो इनर प्रोडक्ट है बेसिकली इट इज, एक तो हम नॉर्म लेते हैं, नॉर्म तो हम सम करके लेते हैं, हर दो टर्म्स का फाइनाइट डिफरेंस लेकर हम कर रहे होते हैं, तो हम उससे यानी कि इसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं कि हम अगर इसकी दो टर्म्स का प्रोडक्ट करते हैं x y इनर प्रोडक्ट ले लें तो उसमें हमारे पास किस तरह की टर्म्स आएंगी। देखें यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स हैं वो एक्चुअली हम ऑब्टेन करते हैं कि इनके कंपोनेंट वाइज हर एक के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, हर टर्म के लिए आपका x जो है वो सपोज एक्साई 1 एक्साई 2 है, एक्साई 1 तो दूसरा आपके पास ईटा 1 की फॉर्म में होगा, ईटा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसी तरह एक्साई 2 ईटा 2 प्लस अप टू सो ऑन, ये हमारे पास इसका इनर प्रोडक्ट बेसिकली इस तरह से ऑब्टेन हो रहा है। तो अब ये सारा का सारा इनर प्रोडक्ट कब जीरो होगा, एक बात तो तय है कि आपके पास y ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जीरो वेक्टर मौजूद होगा, क्योंकि जीरो हर एक के साथ मल्टीप्लाई करें तो टर्म्स आपके पास जीरो हो जाती हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि आपके पास अगर ये कंपोनेंट सारे के सारे रिवाइज हो रहे हैं तब क्या होगा, अगर आप सारे कंपोनेंट यहाँ पे रिवाइज इन द सेंस के हर एक को आप फिक्स कर लें 1 1 1 या 1 -1, तो उसके लिए ये कंपोनेंट आपके सारे के सारे जीरो नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपके पास इस सारे को जीरो करने के लिए आपके पास जरूरी है कि y की जो जितनी भी एंट्रीज हैं सारी की सारी जीरो हों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y आपका जो y जो होगा वो हमेशा जीरो सीक्वेंस होगा, यानी कि इस तरह का सीक्वेंस के तमाम j के लिए इसकी तमाम के तमाम एंट्री जीरो। तो वन कैन राइट ओवर हियर कि y ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ओनली द जीरो वेक्टर। ये आपके पास इसके अंदर एक ही कंपोनेंट है जीरो, यानी कि जीरो का क्या मतलब है, इनफाइनाइट टाइम जीरोस इन स्पेस L2।
और ये आप हर एक के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं, योर आंसर मस्ट बी द 0। हमें ये आंसर 0 मिल जाता है। एक इसकी इंपॉर्टेंट वजह क्या है, देखें ये सारे के सारे स्पेस को स्पैन करते हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ये लिखा जाता है, सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट के लिए जिस तरह अभी हमने पीछे रिजल्ट देखा कि अगर आपके पास तमाम कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसके लिए जो स्केलर मल्टीपल है ये सारे 0 होने चाहिए। तो स्केलर मल्टीपल 0 मिलकर आपके पास ये y जो हमने यहाँ पे ऑब्टेन किया था उसमें 0 0 आ रहा था। यहाँ पर भी सारा 0 ही आ रहा है कि y आपका एक 0 नल सीक्वेंस है, ऐसा सीक्वेंस जो जिसकी सारी की सारी टर्म्स 0 हैं। नल सीक्वेंस की बजाय अगर हम इसे 0 सीक्वेंस कहें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। नल सीक्वेंस तो हम सीक्वेंस कहते हैं जो 0 को कन्वर्ज करे। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस ऐसा है जिसकी सारी की सारी टर्म्स 0 हैं। अब इसी तरह हमारे पास ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के हवाले से है कि आपके पास A एंड B आर द टू सेट्स, इस तरह के A जो है वो B के अंदर कंटेन्ड है। तो सबसे पहले तो आप ये शो करें कि A इज कंटेन्ड इन A डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो हम अगर इसको अपने फर्स्ट रिजल्ट को शो करें तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि कोई एलिमेंट ले लें, X A को बिलोंग कर लें। लेट यहाँ से एलिमेंट आते हैं और शो करते हैं ये X A डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर ये यहाँ पे जाता है तो इसका क्या मतलब है कि आप X का A के हर एलिमेंट के साथ लें तो ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा। X का हर A ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है। तो ये इसके साथ इनर प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमारा ये X जो है वो A के डबल ऑर्थोगोनल को बिलोंग करता है। और अगर A के डबल ऑर्थोगोनल को बिलोंग करता है, पहले X A को बिलोंग करता था अब इसके डबल ऑर्थोगोनल को, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि X जो है इसका मतलब ये आप ऑब्टेन कर लेंगे A इज कंटेन्ड इन A डबल ऑर्थोगोनल, क्योंकि 0 भी वेक्टर हो सकता है इस वजह से हम यहाँ पे इसको इस तरह भी नोटेट कर सकते हैं। ये हमारा A पार्ट इस तरह से प्रूव हो गया। B पार्ट की अगर हम बात करें यानी कि वी आर टू शो दैट के B ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन A ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम यहाँ पर इसको शो करने के लिए लेट कर लेते हैं कि X आपके पास कोई एलिमेंट है जो B ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब है कि X जो है वो B के हर एलिमेंट के साथ अगर आप लें B के साथ आप इसके B के हर एलिमेंट का ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा फॉर ऑल B, यानी कि जो भी आप B का एलिमेंट ले रहे हैं। तो अब हमें पता है कि A के जो सेट है वो B के अंदर कंटेन्ड है। अगर वो B के हर एलिमेंट के साथ इसका अंदर प्रोडक्ट 0 है तो उसके जो कुछ एलिमेंट हैं जो A में मौजूद हैं उनके साथ भी इसके अंदर प्रोडक्ट 0 होगा। हर एलिमेंट के साथ है तो A के साथ लाजमी होगा क्योंकि A जो है वो B के अंदर कंटेन्ड है। इसका मतलब ये होगा कि X जो है वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा A के साथ भी। अगर A के साथ आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि X A के हर एलिमेंट के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब है कि X बिलोंग करता है A के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को। X इनिशियली बिलोंग करता था B के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को, अब वो बिलोंग करता है A के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को। इसका मतलब क्या है कि B ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन A ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, और इस तरह ये रिजल्ट फॉलो हो जाता है। C पार्ट में अगर हम देखें वी आर टू शो दैट के A ट्रिपल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज द A ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास अगर हम ये देखें कि हम A के 3 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो हमारे पास यहां से देखें हमें पता है एज A इज कंटेन्ड इन A डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास गिवन है। अगर आप A पार्ट देखें तो अगर A इसके है और B पार्ट देखें कि हर सेट जो है वो अपने दूसरे एलिमेंट में कंटेन होता है, यानी कि A इज कंटेन्ड इन B, देन B ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन A ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहां से इसको रिवर्स इंप्लाई करें तो आप यहां से कह सकते हैं कि A के ऊपर आप ना डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के ऊपर एक और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लगाएं तो वो आपके पास कंटेन कर जाएगा A के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को। क्यों? बाय पार्ट B पार्ट से, ये एज इन बाय A, ये हमने A पार्ट से ऑब्जर्व किया और आपके पास ये जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्ट B, क्योंकि जो है वो सुपर सेट की जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो कंटेन करती है सबसेट के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। तो आप यहां से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कि A का जो ट्रिपल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो कंटेन कर जाता है A के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। ये आप इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम शो करने जा रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट भी कंटेन करता है A के ट्रिपल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। तो हम इसके लिए अगर हम लेट कर लेते हैं सपोज के अब यहाँ पर आपको हमें ये पता है कि A हमेशा हमारे पास क्या होता है कि
ए का ट्रिपल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट अगर हम यहाँ से दोबारा लेकर चलें तो ए का ट्रिपल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को हम कह सकते हैं ए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। और ये आपके पास किसके इक्वल होगा? दैट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को कंटेन करता है, दैट इज ऑलवेज कंटेन्ड इन दिस वन, क्योंकि हमें पता है कि ए हमेशा कंटेन करता है ए के डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को। तो अगर आपके पास ये रिजल्ट हमेशा हमारे पास होता है, अगर क्लोज है तो इसकी वजह से इक्वल होगा, अदरवाइज ये हमेशा इसमें कंटेन करेगा। तो यहां से आप देखें तो इसका मतलब क्या है कि ए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट अगर आप ले लें तो वो किसके अंदर कंटेन करेगा? वो कंटेन करेगा ए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट को। दिस इंप्लाइज दैट दिस, तो इसका मतलब यही हमने यहाँ पे टर्म यूज की। तो इससे हम ये ऑब्टेन कर लेते हैं आई के हमारे पास ए ट्रिपल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट विल ऑलवेज कंटेन इन द ए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, से इक्वेशन नंबर 2। और 1 एंड 2 को अगर अप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए ट्रिपल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट will always equal to the A orthogonal complement and hence the result follows। हम यहाँ से अपना रिजल्ट जो है वो obtain कर लेते हैं। Now show that the annihilator set M of a set non-empty set is inner product space is closed subspace of X, कि आपका M जो ऑर्थोगोनल है ये आपके पास X जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इसके अंदर M ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। ये क्लोज्ड है, ना सिर्फ क्लोज्ड बल्कि क्लोज सब स्पेस है। सब स्पेस हमने लास्ट क्लास में भी इसको प्रूव किया था, आपको याद हो कि सब स्पेस कब होता है कि आप अगर कोई सेट सब स्पेस तब होता है कि अगर आप दो एलिमेंट उसमें से लें तो आप अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ये भी शो कर दें कि वो भी इसी सेट M के अंदर मौजूद है, तो हम कहते हैं दिस इंप्लाइज दैट M इज सब स्पेस। ये हमारे पास सब स्पेस हो जाती है कि आपके दो एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर ही मौजूद हो। और क्लोज हम कब शो करते हैं कि M आपके पास ना सब स्पेस हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। क्लोज के लिए हम शो करते हैं कि M ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट अगर आप लें तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो। ये हमें बताएगी कि ये दिस सेट इज क्लोज्ड। ये दो चीजें हैं। तो देखें वर्क बड़ा इजी है कि सिंस हमें पता है सबसे पहली बात कि M ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट विल ऑलवेज कंटेन इन M ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, ये हमेशा इसके अंदर कंटेन करता है। नाउ अगर आप लेट कर लें कि आपके पास कोई सीक्वेंस X जो है वो बिलोंग करता है M इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को, तो दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट Xn, एक सीक्वेंस Xn हमें जरूर किसमें मिलेगा? M ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में, सच दैट कि हमारा ये सीक्वेंस Xn जो है वो कन्वर्ज करेगा इस पॉइंट X को। अब ये पॉइंट X को कन्वर्ज करेगा, लिहाजा अब हमारे पास क्या है कि हम अगर Xn के साथ यहां पर देखते हैं कि इनर प्रोडक्ट फॉर्म में देखते हैं, हम ये शो करने जा रहे हैं कि X जो है वो भी M को बिलोंग करता है। अगर Xn का आप लेते हैं किसी भी Y के साथ इनर प्रोडक्ट, और Y किसका एलिमेंट है? देखें Xn हम ले रहे हैं M इसके अंदर, और Y आपके पास यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं नाउ फॉर एनी Y बिलोंग टू द M। अगर आप Y M से लेते हैं, X और Y का अगर आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कन्वर्ज करेगा किसको? X, Y को, क्योंकि ये हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अगर हम यहाँ पे इसको कन्वर्ज करता है, लेकिन हमें पता है कि ये आपके पास किसकी इक्वल है? Xn आपके पास M ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में से आ रहा है, Y आपके पास M में से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का इनर प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। और ये कन्वर्ज कर रहा है आपके पास किसको? इनर प्रोडक्ट ऑफ X और Y को, इनर प्रोडक्ट ऑफ X और Y को। अब यहां पर इसका क्या मतलब है? चूंकि ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है और यहां से मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू है, तो 0 सीक्वेंस 0 को ही कन्वर्ज करता है। इसका मतलब क्या है? 0 इक्वल टू X, Y। अब देखें Y आपके पास M में मौजूद है और X आपके पास एलिमेंट ऐसा है कि आप X का और Y का इनर प्रोडक्ट लेते हैं जो आप 0 आता है, तो इसका क्या मतलब है कि X के एलिमेंट M के एलिमेंट के साथ इसका इनर प्रोडक्ट X का 0 है, तो X जो है वो बिलोंग कर जाएगा M ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को। अब शुरू में हमने X लिया था M ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के बार को, अब ये इसको X जो है वो बिलोंग करता है M के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को। इसका मतलब क्या है कि आपका M ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का बार वो सबसेट हो जाएगा M ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को। यहाँ से 1 and 2
ये आपके पास एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है. 1 and 2 implies that कि m orthogonal complement is equal to the m of this. इसका मतलब क्या हुआ कि m orthogonal complement is closed. ये आपके पास सेट क्लोज हो जाएगा और सब स्पेस हम ऑलरेडी इसको प्रूव कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. आप इसको वहां से रिवाइज कर सकते हैं. नाउ here this is a result that show that a subspace Y of a Hilbert space X is closed in H if and only if Y is equal to Y double orthogonal complement. अब आपके पास if and only if केस है. लेट करते हैं कि आपके पास जो है जो सबस्पेस है Y is closed. अगर Y closed हो तो हम ऑलरेडी इसको अपने प्रीवियस रिजल्ट में प्रूव कर चुके हैं कि Y जो है वो Y के डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है. ये इसके इक्वल होता है. अदरवाइज अगर क्लोज ना हो तो क्या होता है, अदरवाइज y इज ऑलवेज कंटेन्ड इन y डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट. ये आपके पास इसका सब स्पेस होती है. और यहाँ पे अगर आप कन्वर्सली इसको लें कि अगर आपके पास x इक्वल टू y डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके पास यहाँ पे इसके हर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के करस्पॉन्डिंग आपका जो y है वो इसके इक्वल है. लेकिन सिंस हमें पता है कि यानी कि हमें पता है कि y ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है, क्लोज सेट होता है. तो इसका क्या मतलब है, y डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ये भी क्लोज होगा. अगर आप इसका डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं वो भी क्लोज होता है, ऑर्थोगोनल का ऑर्थोगोनल भी क्लोज होता है कोई भी. तो इसकी वजह ये है कि आप यहाँ पर, और वो किसके इक्वल है, बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू y. तो इसका मतलब है y इज क्लोज्ड. तो आपका ये सेट y यहाँ से क्लोज इस तरह से प्रूव हो जाता है. यहाँ पर आज के लेक्चर्स में हमने इस तरह की काफी सारी प्रॉब्लम डिस्कस की हैं. इसी तरह अगर आप यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 9 को देखें, सपोज दैट के M आपके पास एक हिल्बर्ट स्पेस है, देन शो दैट कि दिस इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सबस्पेस ऑफ H विच कंटेन्स इन M. के M के अंदर आपके पास ना M डबल बार इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सबस्पेस ऑफ M के अंदर ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस की है. इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं कि एक एलिमेंट आप यहाँ से लें और इस तरह अगर कोई और स्पेस है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये सबसे शॉर्टेस्ट स्पेस है. ये रिजल्ट हम बड़े आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं. प्लीज आप इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखें और आप इनके करस्पॉन्डिंग इसको भी सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे हम आज का लेक्चर अपना स्टॉप करते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.